अक्टूबर की चुनिंदा खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। आगे बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस यूथ विंग का चुनाव परिणाम घोषित। आकाश शर्मा को मिले सर्वाधिक 5.14 लाख मत। मावली माता को बस्तर आने का निमंत्रण देने पहुंचे बस्तर महाराजा कमलचंद भंजदेव दंतेवाड़ा। गांधी जी की अस्थि भस्म आज भी है गोल बाजार के जय स्तंभ चौक पर। और इंदौर में आयोजित नेशनल गेम्स में बस्तर की सरिता तिवारी ने जीता 4 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर। वर्ल्ड वॉकिंग डे के मौके पर आज लालबाग मैदान में वॉकिंग डे मनाया गया। इसमें शहर के विभिन्न स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। IHFA बस्तर जिला इंटरनेशनल हेल्थ एवं फिटनेस एसोसिएशन के तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर रुखसार नबी ने हमें बताया। हम वर्ल्ड वॉकिंग डे मना रहे हैं आज और 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को, जिसमें हमको प्रमोट करना है हेल्थ को। और ये जो बच्चे हैं, अभी आज बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे इस कंपटीशन में। हम ये चाहते हैं कि बच्चे जो हैं अपने हेल्थ को लेके अवेयर हों और धीरे धीरे, क्योंकि ये एक शुरुआत है, अभी ये बच्चे आज स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड वॉकिंग डे। धीरे धीरे कल हम इनको आगे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में उतारेंगे और कल हम बड़ों के लिए रखेंगे ताकि अपने हेल्थ को लेके सारे अवेयर हो सकें। कांग्रेस यूथ विंग का हाई वोल्टेज डिजिटल चुनाव का परिणाम आ गया है। छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस में वोटिंग और स्क्रूटिनी की लंबी प्रक्रिया के बाद परिणाम घोषित कर दिया गया है। अध्यक्ष पद के दावेदार आकाश शर्मा ने सर्वाधिक 5.14 लाख वोट हासिल किया, जबकि आशीष अवस्थी को 1.68 लाख वोट मिले हैं। इसके अलावा मानस सुमन पांडे को 6,673 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रखा गया है। अब इन तीनों दावेदारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। उन्नीस 1948 में गांधी जी का अस्थि भस्म कलश देश के विभिन्न हिस्सों में दर्शन के लिए भेजा गया था। दर्शन करने के बाद नदियों में भस्म को विसर्जन करना था। देश के कई हिस्सों में गांधी जी के अस्थि भस्म कलश को ठंडा किया गया था, मगर भारत के 2 जगहों पर अस्थि भस्म कलश को दफन किया गया। एक अस्थि भस्म कलश मध्य प्रदेश के धार जिले के नर्मदा किनारे दफनाया गया था। वहीं दूसरा अस्थि भस्म कलश जगदलपुर के गोल बाजार में दफनाया जाना था, लेकिन इस इतिहास के बारे में बस्तर के लोग नहीं जानते। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बस्तर के पत्रकार हेमंत कश्यप। 1948 में जब गांधी जी की शहादत हुई थी तो राजघाट में उनका अंतिम संस्कार के बाद उनके भस्म कलश को देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों के दर्शनार्थ भेजा गया था, इस शर्त के साथ कि भाई उनको वहाँ लोग दर्शन करें और उसके बाद स्थानीय जो नदियाँ हैं वहाँ उसे विसर्जित कर दिया जाए। जब 1948 में भस्म कलश को जगदलपुर लाया गया था स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिलख नारायण अग्रवाल जी के द्वारा, तो यहाँ गोल बाजार में रखा गया था और बाद में उसे विसर्जित नहीं किया गया इंद्रावती नदी में, और यहाँ पर ससम्मान गड्ढा खोदकर उन्हें ज़मीन में दबा दिया गया और वहाँ पर ये झंडा चौरा बना दिया गया। तब से ये झंडा चौरा के नाम से चर्चित है और ये 72 साल से ये गांधी चौरा चर्चित है। और यहाँ हर साल यहाँ के जो गांधीवादी हैं बाकायदा यहाँ पे आके श्रद्धांजलि देते हैं। मैं ये चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये गांधी जी के जो भस्म कलश भारत में सिर्फ 2 जगह है। एक बस्तर का ये राजघाट गोल बाजार का, और दूसरा मध्य प्रदेश में धार जिले में धर्मपुरा नाम का स्थान, वो भी नर्मदा नदी जी के किनारे है, उसको भी वो लोग राजघाट बोलते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि बस्तर का इतना ऐतिहासिक जगह है, हम देश की आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, तो ऐसे धरोहर को आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए, समझाने के लिए, गांधी जी की हिंसा के सिद्धांत को बताने के लिए इस क्षेत्र का समुचित विकास होना चाहिए। कलेक्टर चंदन कुमार ने अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों और नागरिकों का आकलन कर आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत करने की कार्रवाई को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर चंदन कुमार शनिवार को जिला कार्यालय के आस्था सभा कक्ष में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। इस मौके पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रोहित व्यास, अपर कलेक्टर हरेश मंडावी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय का 15वां स्थापना दिवस शनिवार को कालीपुर स्थित कैंपस के MBA भवन में स्वामी आत्मानंद सभागार में मनाया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पद्मश्री धर्मपाल सैनी मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने की। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जगदलपुर संयुक्त भारतीय खेल फेडरेशन के तत्वावधान में इंदौर मध्य प्रदेश के गोल्डन इंटरनेशनल DAV स्कूल में नेशनल गेम्स में जगदलपुर की सरिता तिवारी ने 4 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर मेडल हासिल कर बस्तर सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश को गौरवान्वित किया है। उनकी इस कामयाबी पर सर्व ब्राह्मण समाज बस्तर ने उन्हें सम्मानित किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बस्तर दशहरा का प्रमुख रस्म मावली परघाव की तैयारियां प्रशासन ने शुरू कर दी है। इस भव्य रस्म में बस्तर राज परिवार की ओर से दंतेवाड़ा स्थित मां दंतेश्वरी को निमंत्रण देने की रस्म भी पूरी कर ली गई है। इस रस्म की अदायगी करने खुद बस्तर महाराजा मावली माता को निमंत्रण देने दंतेवाड़ा जाते हैं और पूरे सम्मान के साथ उनको दशहरा पर्व में शामिल होने हेतु निमंत्रण देते हैं। आज इसी रस्म को पूरा करने बस्तर राज परिवार की ओर से न्योता देकर पूजा अर्चना की गई। 4 अक्टूबर को जगदलपुर के कुटरू बाड़ा में 2 देवियों की मिलन को ही मावली परघाव कहा जाता है। इस दिन पूरे गाजे बाजे के साथ मां दंतेश्वरी माता मावली की अगुवाई करती है और उनकी ओर से महाराजा कमलचंद भंजदेव ये रस्म निभाते हैं। जब तक दशहरा पर्व पूरा नहीं होता तब तक मां मावली माता दंतेश्वरी मंदिर में विराजमान रहती है। इस बारे में बस्तर महाराजा कमलचंद भंजदेव ने मीडिया को ये जानकारी दी। पंचमी के दिन मैं खुद स्वयं जाकर के माटी पुजारी होने के नाते कि मैं जाकर के माई को इनविटेशन देने जाता हूं, जिसमें मावली माता को एक पत्र दिया जाता है, जिसको पढ़ करके मैं माता को इनवाइट करता हूं कि आप आइए डोली के साथ। हमारी दंतेश्वरी को परमिशन लेते हैं कि माता आप भी यहाँ पे पधारें, हमारे साथ रहिए। और माता जैसे कि आप जानते हैं राजमहल में माता है ही, बट माता को इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि कुल देवी हमारे उनके दर्शन करके फिर मावली माता को न्योता दिया जाता है। तो दंतेश्वरी माई का छतर और मावली माता की डोली यहाँ पे आती है, जिसका मावली परघाव का आप कार्यक्रम देखें। तो इसमें 2 प्रथाएं हैं जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। बस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भी बहुत बड़ा क्षण है कि माता को न्योता दिया जाता है और माता की जो डोली है मैं स्वयं निकालता हूँ पंचमी में, निकाल करके जो मावली माता का मंदिर है वहाँ से निकाल करके सिंह द्वार जो माता का जो प्रांगण है उसके बाहर निकाल करके मैं वापस आ जाता हूँ जगदलपुर। आज के दिन पे जितनी पूजा अर्चना आप देख रहे हैं, ये पूजा अर्चना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी देवी देवताओं का पूजा अर्चना करना राजा का काम है। समय नहीं मिल पाता है तो बीच बीच में हम लोग ये समय निकालते हैं कि रथ के पहले हम लोग जितने देवी देवता हैं सबकी पूजा अर्चना करके आशीर्वाद स्वरूप माता से यही आशा करते हैं और यही मांग करते हैं कि दंतेश्वरी माई और समस्त देवी देवता जितने के दर्शन हम करते हैं, मावली माता के साथ काली देवता महाकाली, कंकालीन माता, पाठ देव के साथ साथ हमारे 18 प्राचीन मंदिर है, राम भगवान के जितने मंदिर हैं सभी देवताओं में अर्चना करके यही प्रार्थना करते हैं कि माई दंतेश्वरी का जो दशहरा बनता रहा है, दंतेश्वरी माई का जगन्नाथ प्रभु के जो आशीर्वाद से रथपति की उपाधि राजा को मिली थी, वही परंपरा को निर्वाहन करें और साथ साथ किसी तरीके की दिक्कत ना। और दशहरा जो समस्या, जो दशहरे में जितनी समस्या भी आती है उस समस्या को भी माता निराकरण करे और प्रजा जितनी हमारे बस्तर संभाग की जितनी उनकी जनता है जो उनको पूजती है उनके ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे माई दंतेश्वरी और साथ साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद उनके साथ बना रहे। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर कलेक्टर एवं अध्यक्ष चंदन कुमार के मार्गदर्शन में रेड क्रॉस आस्था निकुंज वृद्धाश्रम यानी सियान वाटिका में वरिष्ठ जनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़ शासन एवं विधायक जगदलपुर रेखचंद जैन ने कहा कि मुझे माता पिता का जो आशीर्वाद मिला है तो मैं इस जग पर हूँ। जो लोग अपने माता पिता का अपमान करते हैं उनका भी निरंतर अपमान होता है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी लखीधर बघेल और हरि साहू ने बताया कि आदिवासी समुदाय और अन्य समुदाय के लोगों के द्वारा बीते कई वर्षों से बस्तर दशहरा भव्य रूप से मनाया जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होकर बस्तर की आराध्य देवी माई दंतेश्वरी की छत्र को रथ में विराजमान कर शहर की परिक्रमा कराई जाती है। माता की छत्र के दर्शन करने के लिए लोग गांव-गांव से लाखों की संख्या में आते हैं, लेकिन बीते कुछ वर्षों से बस्तर दशहरा में लोगों की भीड़ कम होने लगी है। बस्तर की परंपरा और संस्कृति लुप्त होती जा रही है। कहीं न कहीं गांव के भोले भाले आदिवासियों को बहला फुसलाकर धर्मांतरित किया जा रहा है
और लगातार हमारे द्वारा गांव-गांव जाकर अभियान चलाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में बस्तर दशहरा पहले जैसा भव्य रूप में मनाया जा सके, जिसे लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में पुनः बस्तर दशहरा को भव्य रूप से मनाया जा सके। इसको आप लोगों के माध्यम से पहुँचे और हम लोग जो सहयोग करना चाह रहे हैं, हम लोग जो प्रचार प्रसार करना चाह रहे हैं वो हम करें। ये सबका सहयोग से दशहरा जो भव्य रूप से लिया जाता था पहले, आज वो 60% तक जनसंख्या कम हो चुका है, उसको उसी रूप में आए ऐसा सबका प्रयास हो, इसलिए हमने आप लोगों का पत्रकार वार्ता ली। एक जन जागरण आए, पुनः पहले जो विश्व प्रसिद्ध त्यौहार जैसे हम कहते हैं और सभी जानते हैं, कहीं ना कहीं आज वो कम है, वो भव्यता भी कम है। आज हम जन जागरण के रूप में लगभग धर्मांतरण को लेकर गांव-गांव में अभियान चला रहे हैं और आप सभी को मालूम है रोज़ कहीं ना कहीं ऐसा घटना होता है तो हम लोग पहुंचते हैं और हिंदू समाज, सभी सनातन समाज को हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि हम कम से कम हमारे बस्तर की परंपरा, रूढ़िगत परंपरा और जो बस्तर के जो विश्व प्रसिद्ध त्यौहार, उसको हम लोग सुचारू रूप से फिर से बनाएं। जैसे सबसे बस्तर दशहरा हमारा त्यौहार, तो हम लोग अनेक त्यौहार बनाते हैं, बस्तर त्यौहार सबसे बड़ा हमारा त्यौहार है, उसमें हम सभी सम्मिलित हो और उस त्यौहार को भव्य रूप से बनाएं। अगली खबर राजनांदगांव से। राजनांदगांव जिले में डोंगरगांव क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते बुजुर्ग महिला की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने रेजर ब्लेड से महिला का गला काटकर उसकी हत्या कर दी थी और हत्या के बाद मृतका के सोने चांदी के जेवरातों और फोन की चोरी कर ली थी। मृतक की पहचान डोंगरगांव क्षेत्र के कोकपुर निवासी 70 वर्षीय कुंवरबाई के रूप में हुई है। पुलिस को मृतका का शव उसके घर के एक कमरे में खून से लथपथ मिला था। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का बारीकी से जांच किया, जिसमें मृतका की शरीर पर आए चोट और घटनास्थल से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर पुलिस अज्ञात आरोपी की तलाश में जुट गई। इस दौरान घटनास्थल पर मिले सबूतों के आधार पर पुलिस गांव के ही युवक रोशन उइके तक पहुंची। पूछताछ में आरोपी द्वारा बदल कर बयान देने से पुलिस को संदेह और मजबूत हुआ। वहीं आरोपी के दाहिने हाथ में आए चोट के निशान और चेहरे पर नाखून से खरोंचने के निशान के संबंध में आरोपी पुलिस को संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि महिला घर पर अकेली रहती थी और पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने उसकी हत्या की है। डोंगरगांव में थाना क्षेत्र में कुकपुर करके गांव है। कुकपुर गांव में एक वृद्ध महिला की रक्त रंजिश अवस्था में घर में एक डेड बॉडी मिली थी और इसकी जब पंचनामा पीएम की कार्रवाई की गई तो इसमें ये पता चला कि इसकी हत्या की गई है और उसी पर से उसकी जांच की गई और जांच पर ये बात सामने आई कि मृतका घर में अकेली रहती थी। उसकी 4 बेटियां हैं, उनकी शादी होकर सभी अपने ससुराल में रहती थी और घटना दिनांक को जो आरोपी है उसके घर के आसपास दिखा था, उसी शक पर से उसे कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ में प्रारंभ में उसने तो बताया कि मैं नहीं किया हूं करके। जब उसमें कुछ साइंटिफिक एविडेंस मिले, जैसे कि उसके दोनों हाथ में खरोच के निशान थे, तो निश्चित ही संघर्ष के निशान लग रहे थे और इसके अलावा उसके नाखून में ब्लड स्टेन वगैरह था, तो इस पर से एक साइंटिफिक एविडेंस भी मिला और बाद में उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और घटनास्थल से उसके द्वारा मोबाइल लेके गया था, मोबाइल भी उसके द्वारा बरामद करवाया गया और इस पे थाना डोंगरगांव में आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और जुडिशियल रिमांड पर रवाना किया जा रहा है। अगली खबर अभनपुर से। अभनपुर कन्याशाला और आत्मानंद स्कूल में प्राचार्य द्वारा अनाधिकृत युवक को लगातार प्रवेश दिया जा रहा है, जिससे कभी भी कोई भी घटना होने की आशंका बनी हुई है। जबकि प्राचार्य से बात करने पर उनके अनुसार उस युवक को रोजी पर रखा गया है, लेकिन विकास शाला समिति के सदस्य रानू राठी ने भी इसे गलत बताया, क्योंकि ऐसे कार्य के लिए प्रस्ताव होता है। पहले भी 4 शिक्षकों के लिए ऐसा प्रस्ताव हो चुका है। प्राचार्य द्वारा काफी दिनों से इस युवक को लगातार स्कूल में प्रवेश देने से कई लोग नाराज नजर आ रहे हैं। वहीं एसडीएम द्वारा भी कहा गया कि ऐसा करना प्राचार्य के अधिकार में नहीं है और ये गलत है। विधायक ने इस बात को गलत ठहराया है, क्योंकि आत्मानंद के साथ वहां पर कन्याशाला भी है और अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। वहीं प्राचार्य से विकास शाला समिति पर सवाल पूछने पर उन्होंने बताया कि आत्मानंद स्कूल बनने के बाद ऐसी कोई भी समिति नहीं है, वो भंग हो चुकी है। जबकि विकास शाला समिति के सदस्य का कहना है कि प्राचार्य गुमराह कर रहे हैं और ऐसी कोई भी बात नहीं है।
इसीलिए यहाँ बाहरी युवक को लगातार स्कूल में प्रवेश देने से कई लोग इसे गलत बता रहे हैं। क्या प्राचार्य किसी भी बाहरी युवक को कन्याशाला में आने दे सकता है? अगर वह बिजली या कोई मैकेनिक भी हो तो क्या लगातार स्कूल में ऐसे समस्या आ रही है? तो इसकी जानकारी प्राचार्य द्वारा कहीं भी क्यों नहीं दी गई? कहीं ना कहीं इस मामले की जांच होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत। वो डेली बेसिस वाला वर्कर है, कोई इसको रिटर्न में कोई अपॉइंट वगैरह नहीं किया गया है। जैसे कि बीच में बोर बंद हो जाता है, आप चाहे तो स्टाफ से पूछ सकते हैं, हमारे मिडिल स्टाफ कन्या ये उधर बोर है, वो कम से कम अभी तक 3 बार बंद हो चुका है। तो वो जैसे बंद हो जाता है उसको बनवाते हैं। प्लम्बिंग वाला कार्य है तो प्लम्बिंग वाला कार्य भी करता है। और सबसे जो मेन बात है, हमारे जितने भी रूम है, जैसे मोटा मोटा बताऊंगा 17 रूम है, 17 रूम में जितने भी पंखे हैं, जितने भी लाइट हैं, कहीं लाइट फिट हो गया, कहीं पंखा बंद हो गया है, तो डेली का डेली वो जो है उस कार्य को उसी दिन तत्काल कर देता है। जैसे कि कल के डेट में 12वीं कॉमर्स वाले बच्चों का मेरे पास कंप्लेन आया, सर पंखा में हवा कम है, वो तुरंत उसको कर दिया। लाइट थोड़ा कम था, उसको वो तुरंत कर दिया। तो ये है कि जो भी छुट कार्य है पेंडिंग, उसको वो जो है कर लेता है। वो लड़का जो है कुशल है कार्य करने में, इसीलिए एक जो भी ज़रूरत हमारी पड़ती है उसके लिए उसको रखा हो। सर पहले की डेली बेसिस वाला है। सर पहले की एक समिति भी यहाँ पे थी, वो समिति क्या भंग हो चुकी है? जब से ये आत्मानंद बना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही समिति है जिसका अध्यक्ष कलेक्टर है, सचिव जो है DO सर हैं, और जो कोषाध्यक्ष है वो प्राचार्य है। पहली बात तो ये समिति भंग हुई नहीं है। ये समिति शाला विकास समिति है जो कन्याशाला पूर्व में थी, उसके हम बने। शासन के निर्देश में अध्यक्ष बनता है, जनप्रतिनिधि को ही इसका अध्यक्ष बना, शासन बनाती है। जो प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं गलत है। दूसरा, हाँ ठीक है, आत्मानंद के बाद में आत्मानंद स्कूल का अध्यक्ष माननीय कलेक्टर और प्रिंसिपल हो सकते हैं। और वो लड़का जो बात हो रही है, वो लड़का आज से नहीं बहुत पहले से आ रहा है। इसके पहले भी एक टीचर बालकृष्ण अग्रवाल को यानी स्कूल से निष्कासित किया गया है, उस समय भी वो था। इसलिए अभी कुछ मुद्दों पे हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, शिकायत की, उसमें भी उस लड़के की भागीदारी है। अभी तो आपके माध्यम से ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, और जैसा कि है ना, कन्या स्कूल है, किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वहाँ वर्जित है। अगर ऐसी कोई भी घटना हो रही है कि किसी का वहाँ अनाधिकृत रूप से प्रवेश प्राचार्य के द्वारा अगर कराया जा रहा है, तो मैं इसकी अभी BO को इससे जांच करवा रहा हूँ। देखिए, ये शिकायत तो मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी। आपके संबंध में आपके ही माध्यम से ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। मैं इसको अपने वहाँ के पदाधिकारियों के माध्यम से पता कराऊंगा इस बात में कितनी सच्चाई है, और सच्चाई होगी तो मैं उसकी शिकायत करूंगा जिला शिक्षा अधिकारी से और उच्च अधिकारियों से, ताकि इस तरह से अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश हमारे विद्यालय में न हो। अगली खबर धमतरी से। धमतरी जिले में लगातार राजस्व अधिकारी कर्मचारी घूस लेते सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद युवा मोर्चा ने इसे सरकार की नाकामी बताते हुए आंदोलन शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से धमतरी जिले के 2 पटवारी घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। इतना ही नहीं, जब पटवारी घूस की डिमांड कर रहे थे तब उनसे बड़े अधिकारी भी सामने ही टेबल पर नजर आ रहे थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि केवल पटवारी ही घूसखोर नहीं, बल्कि उनसे बड़े और नीचे अधिकारी भी घूसखोरी में लिप्त हैं। जिसके बाद कुरुद में एक आंदोलन कर युवा मोर्चा द्वारा ज्ञापन सौंपकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मांग की गई है। आज युवा मोर्चा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम था तहसील कार्यालय में। हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी नेता भी हैं, मातृशक्ति भी हैं। मैं बताना चाहूँगा, जिस प्रकार हमारे पूरे जिले के साथ साथ पूरे विकास खंडों में वसूली का जो कार्य चल रहा है, पटवारी हो चाहे ARI हो चाहे पुलिस विभाग हो, पूरा वसूली का काम ये कर रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। सरकार उनको कार्य का भुगतान मेहनता राशि मिलता है तो वो क्या करते हैं, उस पैसा का वसूली सिर्फ कर रहा है। और वसूली अगर इस प्रकार जारी रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन, आज तो एक छोटा रूप था, लेकिन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बड़ी आंदोलन करेगी। उस पर परीक्षण करवाया जाएगा और जांच पश्चात उस पर निर्णय लिया जाएगा। लगातार इस तरह की शिकायत आ रही है, मेरे संज्ञान में आया है और इस पर परीक्षण कराकर आवश्यक जांच कराई जाएगी और जो भी जिम्मेवार होगा इस पर कार्रवाई। कब तक जांच हो पाएगी? जांच पे जितना समय लगता है जल्द से जल्द उतना समय लगेगा। और दोबारा इस तरह की घटना न हो? हाँ, जांच पश्चात ही पता चलेगा।
नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है ग्रैंड न्यूज़ जगदलपुर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नित नए अपडेट सीधे अपने मोबाइल पर। और मुझे दीजिए इजाज़त, अगली मुलाकात तक के लिए नमस्कार।